हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स चैनल। सो ये चैप्टर 5 या फिर आप बोल सकते हो यूनिट का चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ कवर किया और इस वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। मैं काफ़ी चीज़ें यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारे मटेरियल लाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक फीवर। ओके, तो क्रॉनिक फीवर के डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस और टीबी इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक फीवर विच इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल, तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ बोली गई है कि ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक एग्जांपल है क्रॉनिक फीवर का। अब क्रॉनिक फीवर मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो में आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि क्रॉनिक फीवर कौन से टाइप का फीवर है और उसका रेंज क्या बताया गया है। ठीक है। ये ट्यूबरक्लोसिस जो कि क्रॉनिक फीवर है, ये होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, द डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स विच आर रिलीज्ड इनटू एयर बाय कफ और स्पिट और स्नीज फ्रॉम अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल। अब इस जो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमने पढ़ा, ये डिजीज़ स्प्रेड कैसे होता है एक पर्सन से दूसरों में, इसके बारे में बताया गया है। ये स्प्रेड होता है माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट की मदद से, जो कि हवा में रिलीज किए जा सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा कफ या फिर स्नीज के द्वारा। ठीक है, तो इस मतलब आप समझ सकते हो बेसिकली एयरबॉर्न डिसऑर्डर है जो कि हवा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है और स्प्रेड हो सकता है दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में। ओके, tuberculosis mainly affects the lungs, but can spread to other organs like lymph nodes, kidneys, bones, etc. ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस मेनली जो है उसका इन्फेक्शन लंग्स पे होता है, बट ये अदर ऑर्गन्स में भी धीरे धीरे करके स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गए, किडनीज हो गए, बोन्स हो गए। इन सारे ऑर्गन्स में भी वो धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, बट उसका मेन अफेक्ट करने वाला एरिया कौन सा है? लंग्स। तो आपको ये नोट करते जाना है। आप देख सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया इट इज़ ऑब्जर्व दैट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अकर्स मेनली मोस्ट कॉमनली। बिल्कुल। इंडिया में ये जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है काफ़ी कॉमन पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। आपको एज इट इज़ इसको नोट कर लेना है कि इंडिया में ज़्यादातर कौन से तरह का हमको ट्यूबरक्लोसिस देखने के लिए मिलता है, तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, it is worthy to note that tuberculosis remains a major global health problem and is one of the top 10 causes of death and leading cause for a single infectious from a single infectious agent। बिल्कुल। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब ये काफ़ी वर्दी है या फिर आप बोल सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि ट्यूबरक्लोसिस मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम तो है ही, बट उसके साथ साथ ये टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ में भी आता है। मतलब जितने भी डेथ हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, समझ सकते हो आप। तो उसमें से जो टॉप 10 डिसऑर्डर्स या फिर इन्फेक्शंस आप समझ सकते हो, तो उसमें से ये टॉप 10 के लिस्ट में ट्यूबरक्लोसिस भी एक आता है। तो आप समझ सकते हो कितना डेडली डिसऑर्डर कॉज करता है ये, और वो भी सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट द्वारा। ठीक है, वो भी बैक्टीरिया हमने ऊपर ही पढ़ा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इट इज़ लिंक टू पॉवर्टी, अंडर न्यूट्रिशन एंड पुअर इम्यून फंक्शन। बिल्कुल। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है तो ये पॉवर्टी के साथ, अंडर न्यूट्रिशन के साथ और पुअर इम्यून फंक्शन के साथ भी लिंक है। अब ये कैसे इन तीनों से लिंक है तो आगे हम देखेंगे। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इज व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, द इम्यून सिस्टम हेल्प्स फाइट द इन्फेक्शन एंड द बैक्टीरिया इन द बॉडी आर इन इनएक्टिव स्टेट एंड द पर्सन शोज नो सिम्टम। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक नया टर्म हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या है। लेटेंट मतलब आप समझ सकते हो कि वो हिडन फॉर्म में एक तरह से समझ सकते हो। मतलब वो बैक्टीरिया तो बॉडी में प्रेजेंट है बट एक्टिव नहीं है या फिर इन्फेक्ट नहीं कर रहा। इन्फेक्ट नहीं बोल सकते, इन्फेक्शन तो जब बॉडी पैथोजन एंटर कर जाता है बॉडी में तो उसको ही कहते हैं। लेटेंट मतलब आप समझ सकते हो कि वो बॉडी में बस प्रेजेंट है बट सिम्टम्स नहीं दिखा रहा बस, तो उसको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस कहा गया है। ओके, और एक नॉर्मल इंडिविजुअल में काफ़ी मुश्किल हो जाती है डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पहले लेटेंट स्टेज में और सिम्टम्स ना होने के कारण नॉर्मली पीपल मतलब लोग नोटिस नहीं कर पाते कि उनको ये काफ़ी डेडली डिसऑर्डर हो गया है। ओके, और यहाँ पे फिर से आगे बोला गया है कि जो इम्यून फंक्शन है या फिर इम्यून सिस्टम है फाइट करता है इन्फेक्शन के साथ, बैक्टीरिया के साथ इन द बॉडी इन एन एक्टिव सेट एंड द पर्सन शोज नो सिम्टम्स। बिल्कुल। अब नॉर्मली तो अपने को पता है ना कि बॉडी में जब भी फॉरेन एजेंट्स एंटर करता है हमारा इम्यून सिस्टम तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें इम्यून सिस्टम तो फाइट कर रहा होता है बट
उस बैक्टीरिया के लेटेंट स्टेज के कारण सिम्टम्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते, बट इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है। ओके, तो यहीं पे वहाँ पे हाँ यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर रहा है, बट हमें उस अफेक्टेड इंडिविजुअल में सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलते। However, if the body's immune system is unable to fight the bacteria, the disease becomes active and is contagious and can spread in the body and the other and to other people. Okay, so यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि बॉडी में पहले आप कंडीशन समझे क्या हो रहा है। बॉडी में जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बॉडी में एंटर करने के बाद वो लेटेंट स्टेज में रहता है। इन्फेक्शन तो हो गया, बट उसके सिम्टम्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते। ओके, तो सिम्टम्स नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमें तो नहीं पता लगता, बट बॉडी को डिटेक्ट कर लेता है कि बॉडी में कुछ फॉरेन एजेंट आया है, जिसके कारण अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। ये इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया के साथ फाइट कर रहा होता है। अगर इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को मार देता है तो इन्फेक्शन नहीं होगा, वेराज अगर उल्टा हुआ कि इम्यून सिस्टम है वो फाइट नहीं कर पा रहा अच्छी तरह से बैक्टीरिया के साथ, सो डिजीज़ जो लेटेंट स्टेज में था वो एक्टिव स्टेज में आ जाता है और स्प्रेड हो सकता है उसके बाद। बिल्कुल, अब इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद स्प्रेड तो होगा ही। सो आप समझ रहे कंडीशन क्या, दो कंडीशन मैंने बोला है। अगर इम्यून सिस्टम फाइट कर ले तो इन्फेक्शन चला जाएगा, वेराज अगर इम्यून सिस्टम ठीक से फाइट नहीं कर पाया तो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा या फिर उसके बॉडी में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। There is a long-term association between tuberculosis and undernutrition. Okay, TB makes undernutrition worse, and undernutrition weakens immunity, thereby increasing the likelihood that latent TB will develop into active disease. बिल्कुल, अब लॉन्ग टर्म एसोसिएशन अगर रहा, मतलब लंबे समय तक अगर ट्यूबरकुलोसिस और अंडर न्यूट्रिशन के बीच में हमें एसोसिएशन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बॉडी ऑलरेडी काफ़ी मतलब अपने जो भी सेल्स वगैरह WBCs वगैरह उसको यूज़ कर रहा होता है, जिसके कारण जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, और वही अगर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया तो उसके कारण अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है। तो ये अंडर न्यूट्रिशन और ट्यूबरकुलोसिस दोनों के प्रेजेंस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है, जिसके कारण जो TB का जो लेटेंट स्टेज था वो एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि TB हुआ, TB के कारण बॉडी में जो रिक्वायरमेंट्स थे वो बढ़ गए, और वो रिक्वायरमेंट्स ना पूरे होने के कारण अंडर न्यूट्रिशन हो गया। तो अंडर न्यूट्रिशन क्या करता है, अंडर न्यूट्रिशन हो गया तो बिल्कुल बॉडी में काफ़ी चीज़ों की कमी हो गई है, जिसके कारण अल्टीमेटली अपना इम्यून सिस्टम वीक हो गया। ये वीक इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो मतलब अच्छी तरह से बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पाता, जिसके कारण जो इनएक्टिव या फिर लेटेंट फॉर्म में ट्यूबरकुलोसिस था वो एक्टिव हो जाता है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, मैं होप कर रहा हूँ। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, अगर नहीं समझ आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इज द कॉमन सिम्टम्स विद एक्टिव TB इन इंडिविजुअल्स इज दैट दे। तो यहाँ पे कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें TB के देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आर इन अ कैटाबॉलिक स्टेट लीडिंग टू मसल वेस्टिंग। कैटाबॉलिज्म, अब कैटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, कैटाबॉलिज्म नथिंग बट दी ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन टिश्यूज। कैटाबॉलिज्म किसी को भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का अगर ब्रेक डाउन हो तो उसको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। आपको पता ही होगा मेटाबॉलिज्म, जैसे हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, जिसमें से कैटाबॉलिज्म अभी मैंने बताया कि इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, और एनाबॉलिज्म इज सिंथेसिस ऑफ समथिंग। सो मेटाबॉलिज्म इन जनरल क्या हो गया, ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ समथिंग इज सेड टू बी मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे बस कैटाबॉलिज्म बोला गया, बट मैंने स्टिल आपको उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ एपेटाइट लीडिंग टू वेट लॉस। ऑब्वियस ही बात है, अब लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, जिसके कारण जो अल्टीमेटली लॉन्ग पीरियड में जाके लंबे समय में जाके वेट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फीवर, फटीग, एग्जॉक्शन एंड परसिस्टेंट कफिंग। बिल्कुल, अब फीवर तो ऑब्वियसली बात है, TB में कॉमन सिम्टम्स हमने देखा है, ये क्रॉनिक फीवर का टाइप है, तो ऑब्वियसली फीवर तो होगा ही, उसके साथ फटीग मतलब थका हुआ फील होना, एग्जॉस्टेड फील करेगा, और परसिस्टेंट कफिंग काफ़ी होगी उस पर्सन को जो कि अफेक्टेड है TB से। ठीक है, शोड साइंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी मुझे। अब वेट लॉस के साथ साथ हमें वाइटामिन और मिनरल्स की भी डिफिशियंसी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसका एपेटाइट ही कम है, उसका भूख लगने की क्षमता ही कम हो गई है, जिसके कारण वो डाइट ही कम ले रहा है, तो उसको ऑब्वियसली वाइटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। लास्ट इज लो बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज़ लेस दैन 18.5 kg/m²। हाँ, बॉडी मास इंडेक्स भी कम हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स हमने काफ़ी पहले पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में ही मैंने पढ़ा दिया था कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, तो उसका नॉर्मल रेंज आपको कमेंट करना है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो बॉडी मास इंडेक्स के वो 18.5 kg/m² से भी कम हो जाता है। तो आपको देखना है नॉर्मल रेंज क्या है और ये नॉर्मल रेंज से कितना कम है, और कमेंट करके बताना है मुझे कि BMI का नॉर्मल रेंज क्या है। ओके,
सो आगे एक क्वेश्चन देखने के मिल रहा है, वाई डू यू थिंक द वेट लॉस अकर्स अमंग दोज सफरिंग फ्रॉम टीबी? ओके, वेट लॉस कैन बी कॉज बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग, अच्छा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेट लॉस क्यों हो रहा है टीबी से सफ़र करने वाले पेशेंट्स में। सो इसका काफ़ी कॉमन फैक्टर्स बताए गए हैं नीचे, जो कि नीचे दिए गए हैं, पढ़ते हैं हम एक एक करके। रिड्यूस्ड फूड इंटेक ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉसिया एंड एब्डोमिनल पेन, बिल्कुल। अब फूड इंटेक कम हो गया है, एपेटाइट भूख लगने की मतलब भूख लगने की जो क्षमता होती है वो कम होने के कारण जो फूड इंटेक है ऑलरेडी कम हो गया है। उसके साथ साथ नौशिया और एब्डोमिनल पेन भी, मतलब पेट में दर्द और नौशिया भी देखने के लिए मिलता है हमें। ओके, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशनल रिजर्व्स ड्यू टू फीवर, बिल्कुल। अब फीवर के कारण जो प्रोटीन और अदर न्यूट्रिशनल रिजर्व्स लॉस हो रहे वो भी एक फैक्टर है इसका। अगला है माल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डायरिया, या डायरिया की वजह से जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी कम हो गई बॉडी की। लॉस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल। अब डायरिया है तो डायरिया के कारण जो लॉस ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लॉस होता है, वही बात फिर से ऊपर वाली नीचे एक्सप्लेन की गई है। मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन कॉज बाय द डिजीज, बिल्कुल। अब जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म था बॉडी का वो अल्टर हो गया है टीबी में फीवर के कारण। तो जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म अल्टर हुआ उसके कारण भी हमें वेट लॉस देखने के लिए मिलता है टीबी से सफ़र करने वाले पेशेंट्स में। ओके, एंड लास्टली इज दी एन इंक्रीज इन द एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ द पेशेंट इन एन अटेम्प्ट टू फाइट द इन्फेक्शन, बिल्कुल। अब जो इन्फेक्शन बॉडी में एंटर किया है तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी फाइट कर रहा है उसके कारण जो एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है, तो उसके कारण भी हमें वेट लॉस देखने के लिए मिलता है टीबी से सफ़र करने वाले पेशेंट्स में। तो काफ़ी कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको एक एक करके नोट कर लेना है। काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल पूछ सकते हैं, आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज में बी स्लो एंड ग्रेजुअल बट इट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल। अब जो डिजीज़ जैसे जैसे पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव हो रहा है, ग्रेजुअली और स्लोली है, बट इसके काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आने वाले स्टेजेस में। ओके, द की टू ट्रीटमेंट देयरफॉर इज अर्ली डिटेक्शन फॉलोड बाय एंटीबायोटिक थेरेपी, एडिक्वेट रेस्ट एंड डाइटरी मैनेजमेंट। सो तो ये चीज़ों को रोकने के लिए या फिर बोल सकते हैं ट्रीटमेंट प्रोसीड करने के लिए हमें अर्ली डिटेक्शन, एंटीबायोटिक थेरेपी, प्रॉपर रेस्ट देना और डाइटरी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ट्रीट करना होगा। ओके, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम टीबी इन पर्टिकुलरली नीड स्पेशल अटेंशन सिंस द चाइल्ड हैज़ इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ ग्रोथ एंड ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगला केस दिया गया है चिल्ड्रन के बारे में। तो चिल्ड्रंस जो कि सफ़र कर रहे हैं टीबी से, तो उनके केस में हमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है उनके डाइट पे, क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी ग्रोइंग मतलब बॉडी ग्रोथ स्टेज में होती है, और जो ग्रोथ स्टेज में बॉडी होती है उसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को वो तो ऑलरेडी ग्रोथ के कारण लगनी है, और उसके साथ साथ जो टीबी के कारण लॉसेस हो रहा है उन दोनों को कॉम्पनसेट करते हुए हमें डाइट प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। ट्यूबरकुलोसिस कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड थ्रू शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, हाँ। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस को कैसे कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो क्योर करने के लिए एक शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी आपको ये नोट कर लेना है, एज इट इज़ आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे टीबी को क्योर किया जा सकता है। तो टीबी को कम्प्लीटली क्योर करने के लिए शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग टीबी cases who are sputum mere positive and can therefore spread the disease to others at the source is most effective means of eliminating TB for the population, बिल्कुल। अब टीबी को ट्रीट करने के लिए जो स्पुटम स्मीयर टेस्ट लिया जाता है, जहाँ पे जो क्या बोलते हैं म्यूकस जो रहता है बॉडी से जो निकलता है म्यूकस, उस म्यूकस को टेस्ट किया जाता है और उसमें प्रेजेंट वायरसेस वगैरह को देखा जाता है। और वायरस नहीं, इन द सेंस बैक्टीरिया को देखा जाता है। ये बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होता है टीबी का म्यूकस में, उस अगर वो प्रेजेंट रहा तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, वेराज ये नहीं रहा तो पॉजिटिव जगह नेगेटिव टेस्ट आता है, मतलब वो टीबी से सफ़र नहीं कर रहा है। बेसिकली म्यूकस को देखते हैं कि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। ओके, DOTS और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इज इंटरनेशनली रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी फॉर टीबी कंट्रोल एंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। अब DOTS आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट फॉर्म आया है। तो शॉर्ट फॉर्म को आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि नोट करते जाना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स एज इट इज़ पूछ सकते हैं। सो DOTS का फुल फॉर्म हमें बोला गया डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया एक डॉट्स नाम का, आप समझ सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, जहाँ पे जो पेशेंट में जो हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टमेटिक रिलीफ
आप समझ रहे हो, सिम्टमेटिक रिलीफ देते हुए ट्रीटमेंट करते हैं। और ये हाईली एफिशिएंट बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम ट्रीट करते जा रहे हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा। जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब हर पर्सन में सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, इसलिए तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। लेट अस स्टडी अबाउट द डाइटरी मैनेजमेंट नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स फूड एंड डाइट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। As undernutrition is highly prevalent among people suffering from TB, the dietary recommendations for TB patients are based on the nutrient and energy requirement for hypercatabolic and malnourished patients। बिल्कुल। अब टीबी पेशेंट्स में ऑलरेडी हमने पहले भी देख लिया कि वेट लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह है, जिसके कारण ये पेशेंट अल्टीमेटली अंडर न्यूट्रिशन से सफ़र करने लगता है। अब इस अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन में जो डाइट है वो रिकमेंड करना पेशेंट को काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और ये डाइट हम सजेस्ट करते हैं या फिर प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो कि उस पेशेंट में है। मतलब न्यूट्रिएंट वगैरह देखते हैं, न्यूट्रिएंट और डाइटरी जो भी उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम डाइट प्लान करते हैं। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी इज़ टू अवॉइड वेट लॉस, स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम एंड एक्सेलरेट रिकवरी। मेन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यही है कि वेट लॉस को अवॉइड करना है, स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इम्यून सिस्टम को एक्सेलरेट करना एंड ऑल दैट। ठीक है। A suitable diet contains all of the vital nutrients, namely carbohydrates, fats, proteins, minerals, and vitamins, is required for the well-being and health of the person suffering from TB। बिल्कुल। अब उसके बाद सूटेबल डाइट, फिर से वही बोल रहे हैं, सूटेबल डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फैट होने चाहिए, प्रोटीन्स, मिनरल्स वगैरह इंक्लूड करते हुए हमें डाइट प्लान करना होता है ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। डाइटरी कंडीशंस फॉर ट्यूबरक्लोसिस। Here some dietary here are some dietary recommendations on how to monitor weight gain in TB patients, particularly children। तो यहाँ पे कुछ डाइटरी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे हैं वेट गेन को टीबी से सफ़र करने वाले पेशेंट्स में। वेट लॉस होता है बट यहाँ पे वेट गेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप नोटिस कर पा रहे होंगे चेंज, वेट गेन इन टीबी पेशेंट्स। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। एनकरेज द इंडिविजुअल टू टेक अ हेल्दी नरिशिंग बैलेंस डाइट। बिल्कुल। अब इंडिविजुअल को ऑलरेडी सफ़र कर रहा है तो उसका आप समझ सकते हैं हेल्थ कंडीशन कैसा है, और उस कंडीशन में उसको एनकरेज करना ताकि वो प्रॉपर डाइट ले और नरिश्ड बैलेंस डाइट को कंज्यूम करे ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। दूसरा है टीबी ऑफन हार्मफुली अफेक्ट्स द न्यूट्रिशनल इंटेक ड्यू टू द पुअर एपेटाइट मेकिंग पेशेंट एट रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन। एनकरेज पेशेंट टू कंज्यूम 6 स्मॉलर मील्स पर डे इंस्टेड ऑफ 3। फिर से वही बात बोली जा रही है कि न्यूट्रिशनल इंटेक को बढ़ाना है क्योंकि एपेटाइट का लॉस हो गया है। इसके साथ साथ हमें बोला जा रहा है कि जो नॉर्मली हम तीन मील्स लेते हैं पर डे, दैट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसको 6 स्मॉलर मील्स में डिवाइड कर देना है ताकि जो डाइट कंज्यूम कर रहा है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी को टाइम मिले उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। अगला है मेक द मील्स एपेटाइजिंग इन अपीयरेंस एंड टेस्ट एंड प्रोवाइड इनफ एनर्जी फॉर पेशेंट। Next is commercially available high energy and protein drinks may be used effectively to meet the increased requirements। अब इसके साथ साथ हमें कमर्शियली अवेलेबल हाई एनर्जी प्रोटीन ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड करना है ताकि बॉडी में जो इंक्रीज रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स सच एज वेजिटेबल ऑयल, शुगर, पीनट बटर, एग्स एंड नॉन फैट ड्राई मिल्क पाउडर कैन बी यूज इन पॉरेज, soups, milk based drinks and gravies to increase the protein and energy content without adding the bulk in the meal। बिल्कुल। अब हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स की मदद से भी हम डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं जहाँ पे हम वेजिटेबल ऑयल, शुगर, पीनट बटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं ताकि जो उसका नॉर्मल जो इंटेक है उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन कंटेंट बढ़ा के और उसके मील को एपेटाइजिंग बनाना है ताकि वो प्रॉपरली डाइट ले सके, क्योंकि ऑलरेडी उसका वेट लॉस और काफ़ी चीज़ें उसको खाने की भी मन नहीं होती। सो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट मॉडिफाई करते हुए चलेंगे आगे। एटलीस्ट 500 ml टू 1 लीटर मिल्क, या बिल्कुल आधा लीटर से 1 लीटर मिल्क लेना है, या फिर उसके प्रोडक्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। एंड शुड बी कंज्यूम डेली टू इंश्योर सूटेबल इंटेक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक भी काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इंश्योर कंजम्पशन ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 पोर्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पर डे। फ्रूट और वेजिटेबल्स को भी आपको डाइट में इंक्लूड करना है, जो कि प्योर फ्रूट जूस वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक टू कॉम्पनसेट फॉर इंक्रीज लॉसेस। और फ्लूइड इंटेक भी बढ़ाना है एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस पर डे ताकि जो फ्लूइड लॉसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं उन पेशेंट में वो कॉम्पनसेट हो सके।
नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ गुड मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। अब कुछ केसेस में हमें मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि डाइट आप समझ सकते हो कि डाइट बिल्कुल वो ले ही नहीं रहा, काफ़ी कम ले रहा है डाइट, जिसके कारण हमें सप्लीमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं। इंश्योर सेफ एंड फूड हैंडलिंग एंड पर्सनल हाइजीन। बिल्कुल हाइजीन और सेफ फूड हैंडलिंग भी काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि हाइजीन आप समझ ही सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे कुछ समरी में हमें दिया गया है डूज़ एंड डोंट्स। तो ये डूज़ एंड डोंट्स उतना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले तो नहीं है, तो जस्ट मैं एक बार रीड कर देता हूँ। सो डूज़ में दिया गया है सीरियल्स एंड मिलेट्स, जिसमें वीट, राइस, रागी वगैरह आ जाता है। डोंट्स में क्या है, रेड मीट और ऑर्गन मीट अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज पल्सेस, पल्सेस कंज्यूम करने चाहिए। लिमिटेड रिफाइंड फूड्स वगैरह खाने चाहिए। फर्दर हाई एनर्जी प्रोटीन डाइट, ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, वही सारे पॉइंट्स जो हमने ऊपर पढ़े वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं डूज में। एंड डोंट्स में स्ट्रांगली फेवर वेजिटेबल्स वगैरह अवॉइड करना है। फूड प्रोवाइडिंग प्रोटीन हाई इन, बिल्कुल प्रोटीन वगैरह हाई इंटेक तो करना ही है, उसके साथ साथ एक्सेस फैट वाले फूड को अवॉइड करना है। सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन विद सम एनिमल प्रोटीन वगैरह लेना है। फ्राइड फैटी फूड्स अवॉइड करना है। नट्स, ऑयल सीड्स एंड पी नट्स वगैरह खाना है। स्वीट कॉन्सेंट्रेटेड फूड को अवॉइड करना है। सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करना है। एसिडिक और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाना है। स्पाइसेस, कंडिमेंट्स और सीजनिंग्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है। सिट्रस फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, जैगरी और डाइटरी फैट जैसे घी वगैरह कंज्यूम करना है। वही सारे पॉइंट्स हमें फिर से यहाँ पे आगे देखने के लिए मिल रहे हैं कि ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बोली गई है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको वॉश करना है सर्व करने से पहले। लार्ज मील्स को प्रिवेंट करना है, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है उसको। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली पर्टिकुलरली बिफोर, ये बिल्कुल खाना बनाने से पहले हाथ वगैरह धोना है। डू नॉट यूज़ एक्सेसिव फैट इन कुकिंग, फैट वगैरह नहीं यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बिल्कुल यूज़ नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू कंपनसेट लॉसेस। कंजम्पशन ऑफ टैबाको अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड ही करना है। प्रोवाइड 6 फ्रीक्वेंट मील्स पर डे, ये बिल्कुल अब 3 मील्स की जगह 6 मील्स में डिवाइड करना है, मैंने पहले ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। कैफीन, टी कंजम्पशन वगैरह अवॉइड कर देना बिल्कुल। इंक्लूड 5 to 6 पोर्शन ऑफ फ्रूट सैलेड वगैरह आपको यूज़ करना है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद शेयरिंग यूटेंसिल कप एंड विद द पीपल हु आर इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड पर्सनस के जो यूटेंसिल्स वगैरह है या फिर वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना है फॉर दैट पर्सन और द पेशेंट, क्योंकि उसके कारण किसी और पर्सन को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। इंक्लूडिंग मील्स इजी टू डाइजेस्ट वगैरह देना है। गुड मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह है जो कि हम देते जाते हैं रेगुलरली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।